आज आपकी मुलाकात नौजवान रियल एस्टेट टाइकॉन पार्क रेजिडेंस के मालिक और एंकर पर्सन रिजवान सरवर भट्टी से करवाने जा रहा हूं। सिर्फ चंद साल पहले इनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल थी, आज इनके पास हर लग्जरी गाड़ी मौजूद है। शाहाना लाइफस्टाइल, गाड़ियों की लंबी कतार और फुल प्रोटोकॉल रखने वाले 28 साल रिजवान सरवर भट्टी के पास कितनी दौलत है और कम उम्र रियल एस्टेट टाइकॉन बनने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया, इनकी क्या है कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आप पाकिस्तान के सबसे कम उम्र रियल एस्टेट टाइकॉन है, आपने कितनी स्ट्रगल की? इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो रियल एस्टेट है। हमें अपना पोटेंशियल जब हम जान लेते हैं तो फिर रास्ते बन जाते हैं, फिर आपकी मंजिल मकसद बड़े हो जाते हैं। आपकी कामयाबी का राज क्या है? ये कॉइन है, एक सिक्का है, ये मुझे हमेशा नॉकिंग करती है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये मैं बचपन से अपनी पॉकेट में रखता हूँ। ये भी वक्त था और ये भी वक्त। मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर तक पहुँचने का सफर कैसा रहा? बाइक पे मैंने बड़ा सफर किया और ख्वाबों के लिए ना सोना पड़ता है लेकिन गोल्स के लिए जागना पड़ता है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट से एंकर बनना किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इसमें बहुत सी रिजेक्शंस हुई, बहुत से लोगों ने कहा कि मुमकिन ही नहीं है। मैं नेशनल चैंपियन बन गया था डिबेट्स का। फेवरेट सियासतदान कौन सा है और क्यों है? सियासतदान और लीडर में फर्क होता है। बहुत बड़ा लीडर है इमरान खान साहब बेशक, और वो एक ही लीडर है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से लोगों के जहन बदल गए, जिसकी वजह से लोगों में शऊर पैदा हो गया। सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा रिजवान साहब, कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे कम उम्र रियल एस्टेट टाइकॉन है। इस मुकाम तक आने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल की? इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें, दो तरह के शेर होते हैं, एक जंगल का शेर है और एक सर्कस का शेर है। सर्कस का जो शेर है उसकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून है जी, और खाना टाइम पे मिल रहा है, सर्दियों में गर्म जगह और गर्मियों में ठंडी जगह, ठीक है, और लोग क्लैप करते हैं, बाहर निकलता है तो पुरसुकून लाइफ, कंफर्ट जोन एक्चुअली। लेकिन इसके बरक्स जो जंगल का शेर है उसकी जिंदगी बड़ी तंग है जी। हर वक्त उसे ये भी नहीं पता अगला वक्त का खाना है उसके पास, क्योंकि शिकार करना पड़ेगा, यानी डू और डाई सिचुएशन। लिहाजा ये जानना है कि शेर बना किसके लिए, शेर सर्कस के लिए नहीं बना। लिहाजा हमें ये जानना है कि हम कंफर्ट जोन के लिए नहीं बने, हम बने हैं अब अपने अशरफुल मखलूकात हैं। हमें से सबको तलाश करना है कि अल्लाह की एक सिफ्त है हमारे अंदर, सही क्या है। तो हमें अपना पोटेंशियल जब हम जान लेते हैं तो फिर रास्ते बन जाते हैं, फिर आपकी मंजिल मकसद बड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पे तो बड़ी जिम्मेदारी है, जब हम ये सोचें हमारे पे दीन की जिम्मेदारी है, मुल्क की जिम्मेदारी है, ठीक है। हम निकलते नहीं हम अपने घर से नहीं निकलते, ठीक है ना। लिहाजा ये एक सीक्वेंस है, हमें अपने घर वालों पर जिनका हक है हम पर, उसके बाद बहुत से लोग हमारे करीबी लोग, हमसे जुड़े हुए लोग, सही हक हो। 28 साल में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की देन है। और जहाँ तक बात अचीवमेंट की है तो शिकिल इसका बड़ा आसान रास्ता है, और वो ये है कि आप स्टूडेंट लाइफ से ही एफर्ट करना शुरू करें, कंफर्ट जोन से निकलें, क्योंकि वो है ना सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो हम जब कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप ये चीज़ याद रखें कि आपके पास कोई फैसिलिटी और वो जैसे जिसको आसान जुबान के आपकी गाड़ी मौजूद है, आप गाड़ी इस्तेमाल ना करेंगे। आप कोशिश करें, वो जब गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पेन होगी ना, जब पता होगा अपनी गाड़ी आनी चाहिए यार, तो उसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे, उसके लिए दिमाग काम करना शुरू करेगा, ठीक है। जब वो दिमाग काम शुरू करेगा तो फिर वैसी ऑप्शंस मिलने लग जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ जो हम सोचते हैं ना, हमें लोग भी वैसे मिलने लग जाते हैं। वो अल्लाह का एक निज़ाम है, कड़ियाँ मिलने लग जाती हैं। लिहाजा आपको अगर ये आपका प्लान है जिंदगी में कोई काम करना है कामयाबी के लिए, तो सबसे पहले तो अपने सर पर डाल लें कि यार ये करना है। अच्छा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज, अच्छा इसका मैं एक आपको जवाब दूँ। आज इससे पहले मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं की, मैं वो बड़ी खुल के आज ये बात आपकी शो में, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ। ये मैं अपनी ये कॉइन है, एक सिक्का है, ये मैं बचपन से अपनी पॉकेट में रखता हूँ। शायद मेरे घर वालों को भी ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि ये मैं तब से रखता हूँ जब मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, जब बिजनेस नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। मुझे तब से लेके अब तक इसकी वैल्यू पता है। तो ये एक शुक्र के लिए ये मुझे हमेशा नॉकिंग करती है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि पैसा तो वही है जो आपने बांट दिया, जो रख लिया वो आपका नहीं है। लेकिन यह है कि इसकी कदर इसलिए मैं करता हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है, ठीक है, मुझे हमेशा ये याद रहे कि ये सब कुछ अल्लाह का ही है। ये भी वक्त था और ये भी वक्त। बहुत जबरदस्त था, आपने बात की। अच्छा रिजवान साहब, मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? जो मोटरसाइकिल की आपने बात की, तो बाइक पे मैंने बड़ा सफ़र किया और बड़ा
जिसे कहते हैं जुबानी भरपूर गुजारी है, और अभी भी आप जवान है। तो ये जो सफर है, ख्वाब जरूर था, और यकीन करें कि तब पता ही नहीं था कैसे आएगी गाड़ी, आएगी यार गाड़ी भी ख्वाब। यानी कि लोगों को ख्वाब जरूर देखने चाहिए। सबसे पहले तो ख्वाब देखोगे तो उसके लिए आप एफर्ट करोगे ना, जब ख्वाब ही नहीं देखना। वो एक और चीज है मेरे अक्सर दिमाग में आती है कि ख्वाबों के लिए ना सोना पड़ता है, लेकिन गोल्स के लिए जागना पड़ता है। तो ख्वाब वो होता है असल जो आपका गोल बन जाए। सिर्फ ख्वाब वो तो बड़े आप जागते हुए ख्वाब देखते, जागते हुए ख्वाब देखे, वो ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे। बिल्कुल बिल्कुल, और सच्ची बात यही है कि ख्वाब आपको सोने नहीं देते जब आपके बड़े ख्वाब हो ना। और ये जो आपने बात की मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर तक का सफर, तो बहुत सी चीजें मेरी ख्वाहिशें तो थी, लेकिन मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट भी किया। मेरी फैमिली है जिसमें कि ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इतना जल्दी पॉसिबल है ये मुझे नहीं पता था। अल्लाह पाक ने रास्ते ऐसे बना दिए, और वो फिर उरूज तो सारा सरकार के वसीले से। अच्छा रिजवान साहब, आपकी पहली कमाई कितनी थी और अब आप महाना कितना कमाते हैं? खुल के बता दें। यार पहली कमाई तो मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार थी। अच्छा। और ये कोई बहुत पुराना तो हो नहीं, और बहुत पुरानी बात है नहीं, ना कुछ एग्जैजरेट कर रहा हूँ, क्योंकि उस तरह से मैंने जॉब की नहीं थी, और मैंने कोशिश ये की कि यार सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया जाए, और वो फिर निज़ाम ऐसा बन गया। तो जो पहली मुझे याद है कार्ड्स के हवाले से जो इनकम आई, वो कोई 2500-2800 रुपया था, और वो फिर मैंने वाले साहब से भी अपने शेयर किया और उनकी खिदमत में पेश किया। तो वो क्या इंसान पेश कर सकता है इतने में, लेकिन ये है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि ये दुआओं का फैज़ होता है। और जो अब का सफ़र है, अब ये है कि मैंने वही बात की, जो अल्लाह जो हम बांट देते हैं वही आपका सब कुछ है। अब मुझे याद नहीं रहता। वॉइस ओवर आर्टिस्ट से एक नेशनल टीवी पे एक बड़े प्रोग्राम का एंकर बनना, इसके लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नेशनल टीवी की जहाँ तक बात है तो बड़ी मुश्किलात रही, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिजेक्शंस जब होने लगे तो जान लें कि अब प्रोसेस शुरू हो गया। सही, ठीक है ना, कि जब आपको इनकार होने लगे, क्योंकि आपको जब इनकार हो, और उन लोगों के लिए प्रोसेस शुरू होता है जो इनकार सुनने के बाद कुछ अपने अंदर बेहतरी लाएं, सेल्फ डेवलपमेंट लाइन। तो उस दिन जब मुझे पहली दफा रिजेक्शन हुई ना, इवन मैं नेशनल चैंपियन बन गया था डिबेट्स का, उसके बावजूद तो मुझे पता हो गया कि हमें मुझे अपने अंदर बेहतरी लाने की बहुत जरूरत है। फिर मैं पुरानी पिक्चर्स भी स्क्रीन पर खैर आप चल रही होंगी, तो अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन सबसे पहले, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, हर चीज़ के हवाले से मतलब हमें अगर हम काम नहीं करेंगे ना इस पर तो फिर मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा ये जो सफ़र नेशनल टीवी का है उसमें बहुत सी रिजेक्शंस हुई, बहुत से लोगों ने कहा कि मुमकिन ही नहीं है, बहुत से लोगों ने कहा कि आप कभी एंकर नहीं बन सकते, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल कभी नहीं बन सकेंगे। जब उसने कहा ना कभी नहीं बन सकेंगे, तो जिसे कहते हैं ना कि वो काली अंधेरी रात तो इस तरह के मामला भी हुए। लेकिन ये है कि मायूसी तो वैसे ही हमारे दीन में नहीं है। तो फिर उसके बाद ये सफर शुरू हुआ, फाइट जिसे कहते हैं ना, स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। अच्छा रिजवान साहब, आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है और क्यों है? बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया। शकील साहब देखें, दो चीजें हैं, सियासतदान और लीडर में फर्क होता है। तो सियासतदान होता है वो अगले इलेक्शन का सोच रहा होता है कि अगली दफा वोट कैसे लेने हैं, फिर वो इलेक्शन के करीब करीब बहुत से काम भी हमने देखे होते हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो नस्लों का सोचता है, ठीक है, और आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है कि उनके लिए हम क्या आसानी कर सकते हैं। आपकी इस बात पे क्लैपिंग जबरदस्त, बहुत तो जबरदस्त। मैं जिस लीडर को पसंद करता हूं, चूंकि वो एक बहुत बड़ा लीडर है, इमरान खान साहब बेशक, और वो एक ही लीडर है हमारे मुल्क में, तो मैं उनको पसंद क्यों करता हूं उसके लिए सिर्फ इतना ही बताना काफी होगा कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं उनके दौर में, तो ही वाज द ओनली लीडर जिसने वहां जाके इस्लाम की बात की, इस्लामोफोबिया के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। देखिए, या तो आप लड़ाई करके जंग जीत जाते हैं, ठीक है, या फिर आप दलाइल देते हैं, और जो दलाइल की जंग होती है वो फिर नस्लें उसका फायदा उठाती हैं। तो वो दलाइल उन्होंने दिए कि इस्लामोफोबिया की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली इस्लाम क्या है, जिसकी वजह से लोगों के जहन बदल गए, जिसकी वजह से लोगों में शऊर पैदा हो गया। और हम जैसे लोग जो शायद पॉलिटिक्स में पहले बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, हम जैसे लोग बात करने लग गए जिससे पता ही नहीं था, हमारी कौम को एफबीआर का नहीं पता था, नैब का नहीं पता था। यकीन करें, अब नौजवान जो कॉलेज लाइफ में लड़के हैं, मतलब एक रेडी लगाने वाला भी सियासत पे बात कर रहा है। सबको पता है कि नैब क्या काम करते हैं, एफबीआर क्या काम करते हैं, यानी कि इदारों की क्या मामलात हैं, क्या जिम्मेदारी, यानी कि लोगों को एक शऊर आ गया ना। हम ये नहीं कहते कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, इदारों का क्या काम है, लोगों को शऊर देना ही मेरे ख्याल से एक लीडर का काम है, और वो कर रहे हैं। अच्छा रिजवान साहब, मैं आपके ना सोशल मीडिया पे अक्सर शेर भी पढ़ता रहता हूँ, लगता है शेर व शायरी से भी काफ़ी लगाव है आपको।
तो हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए भी एक शेर होना चाहिए। हाँ, शेर व शायरी से लगाव होना भी चाहिए यार। उसमें ये है कि बहुत सी बातें जो हम नहीं अपने अल्फाज में अदा कर सकते, शेरों के जरिए हम कर देते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने बात की कि इंसान का तो माल सारा वही है जो उसने बांट दिया, ठीक है, वही उसकी असल दौलत है। तो इस पे एक शेर मुझे याद आ गया आपके सवाल से कि सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। क्या बात है, जबरदस्त, मजा है। अच्छा रिजवान साहब, बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए आप रोल मॉडल भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? यूथ को मैसेज ये है कि देखें जी, कामयाबी के 3 असूल हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किए हैं। और पहला असूल है अल्लाह पाक पे तवक्कल। हमारा तवक्कल जब अल्लाह पे वो ईमान मजबूत हो जाता है। तो जब अल्लाह आपके साथ है तो फिर सारी दुनिया भी आ जाए, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब अल्लाह साथ नहीं है तो फिर कुछ भी, एक चूंटी भी आपका नुकसान कर देती है। लिहाजा आपने अल्लाह पाक को सबसे पहले राजी करना है। अल्लाह को राजी कर दिया तो उसके बाद सफर शुरू होता है आपकी कंसिस्टेंसी का, मुस्तकिल मिजाजी और मुस्तकिल मेहनत जिसको कहते हैं। क्योंकि हम मेहनत करते हैं ना तो थक जाते हैं जल्दी, हमारा एक टेम्परामेंट भी ऐसा है। तो जो हम थक जाते हैं वही तो टाइम है जब आप थक जाते हैं, जब आप गिव अप करने लगते हैं, तो आपने खुद को मोटिवेट करना है। तो जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना तो वो फिर पार लग जाते हैं, उनके लिए रास्ते बन जाते हैं। एक पहाड़ को भी काटना शुरू करें ना तो एक वक्त पे आके इंसान थक जाएगा, ठीक है, वो शायद शाम तक थक जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी जब रहेगी तो फिर पहाड़ भी कट जाते हैं। लिहाजा हमें कंसिस्टेंट रहना होगा। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब आप सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। तो आपने अपने ऊपर बहुत काम करना है और उसमें पहला असूल जो है वो है आपका कम्युनिकेशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस चीज को आपने बेहतर करना है तो फिर चीजें आपके मुताबिक होती जाएंगी। अच्छा, लास्ट पे रियल एस्टेट का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्त में जो लोग बाइंग करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, इसमें पॉजिटिव चीज ये है, क्योंकि हर चीज के साथ पॉजिटिव भी जुड़े हुए होते हैं, उन पे बात करना जरूरी है। तो ये मैं अपने प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि इस वक्त बाइंग टाइम है, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉपर्टी है ना बिल्कुल वो लोएस्ट पे आई हुई है, जमीन को लग गई हुई है। तो यूजुअली जमीन को जब प्रॉपर्टी लग जाती है तो लोग घबरा जाते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टियां बेचना शुरू कर देते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि उस वक्त बाइंग करना शुरू करें, क्योंकि जब वो जमीन पर लग गई अब उसने बाउंस बैक होकर ऊपर ही आना है। लिहाजा आने वाले वक्त में आप रियल एस्टेट से बहुत बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मुश्किल को अपॉर्चुनिटी बनाएं।